Hello and welcome to my channel Follow Samiksha. Subscribe now if you want good marks in your exams. तो मेरी पिछली वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग इसी चैप्टर का द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज द टॉपिक। उस समय जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। यहाँ पर आपको दो नए टर्म्स दिखेंगे, कैंटन्स और डचीज। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर कैंटन्स एंड डचीज, तो उसका आंसर होगा कैंटन्स आर सब डिविजन ऑफ टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सम कंट्रीज and duchies are the territories which are ruled by the duke or duchess। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप काफ़ी पावरफुल मोनार्की के अंडर आते थे, जहाँ काफ़ी अलग अलग तरह के लोग रहते थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग कल्चर्स की वजह से जाने जाते थे। इतने सारे लैंग्वेजेस और कल्चर्स के बीच में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी और वो थी एम्परर के लिए लोगों की लॉयल्टी। यूरोप में लोगों के कुछ क्लासेस बनाए गए थे उन्हें बांटने के लिए, लोगों को यानी बांटने के लिए कुछ क्लासेस बनाए गए थे। उसमें अमीर लोगों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था और जो गरीब थे उनको सबसे नीचा दर्जा दिया गया था। अमीरों को जहाँ ऊंचा दर्जा दिया गया था उनमें से ज़्यादातर चर्चेस, टाउन हाउसेस और महंगी चीज़ों के मालिक थे। वे फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादातर बोलते थे। जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे, पर इन ऑटोक्रेटिक लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी कम थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमीर लोग थे फ्रांस में, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी बाकी लोगों के मुकाबले। यूरोप में पीजेंट्स यानी मज़दूरों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। ये भी बात नोट करने वाली है कि यूरोप में जो पीजेंट्स थे, जो मजदूर थे, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी और यहाँ पे लैंड कल्टीवेशन भी हिस्सों में किए जाते थे। तो रीजन वाइज यहाँ के लैंड कल्टीवेशन को भी बांट दिया गया था। कुछ एरियाज़ में कॉमर्शियल यानी मार्केट के लिए लैंड कल्टीवेशन होता था और कुछ एरियाज़ में खुद के खाने के लिए और खुद के यूज़ करने के लिए लैंड कल्टीवेशन होता था। कुछ लोग मार्केट में बेचने के लिए फूड उगाते थे और कुछ लोग अपने घर में ही उन्हें यूज़ करने के लिए, उन्हें खाने के लिए फूड उगाते थे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड लिबरल स्टैंड फॉर। लिबरल यहाँ पे मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लिबरल वर्ड ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा लिबरल नेशनलिज्म, also known as civic nationalism, is a form of nationalism identified by political philosophers who believe in an inclusive form of nationalism that follow traditional liberal values of freedom, tolerance, equality, and individual rights. Liberalism is a Latin word where liber means free, यानी liberal मतलब लिबर का लिबर जो वर्ड है वो लैटिन से आया है, जो लैटिन एक लैंग्वेज है। लिबर का मतलब है फ्री। उस वक्त मिडिल क्लास कुछ नया आया था। ये यहाँ पर जैसे ये हम पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इस टॉपिक में एक सब टॉपिक आता है द एट्रोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो उस वक्त मिडिल क्लास कुछ नया था यूरोप में। मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल और इक्वालिटी, लोगों को दी जाने वाली चीज़ें। वैसे तो ज़रूरी नहीं था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब राइट टू वोट ही होगा। उस वक्त लोगों की कुछ चीज़ों में इक्वालिटी मिली थी। महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिला था। जो कुछ गरीब लोग थे उन्हें और भी कई सारे राइट्स नहीं मिले थे, पर
ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें कुछ हद तक इक्वालिटी मिली थी। जैसे महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिला था। राइट टू वोट सिर्फ अमीर लोगों को और जिनके पास प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, सिर्फ उन्हें ही मिली थी राइट टू वोट। सारी महिलाओं और गरीब आदमियों को राइट्स नहीं मिले थे। फिर जब जैकोबिन क्लब्स की शुरुआत हुई तब एडल्ट मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को राइट्स मिले। यानी जब मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में कि जैकोबिन क्लब्स स्टार्ट किया गया था, तो जैकोबिन क्लब्स के स्टार्ट होने के बाद कुछ हद तक राइट्स मिले लोगों को। यानी गरीब लोगों को जहाँ तक राइट्स नहीं मिलते थे राइट टू वोट, उस वक्त जैकोबिन क्लब्स की शुरुआत होने के बाद गरीब लोगों को भी राइट टू वोट मिलने लगा। लेकिन यहाँ भी महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिला। इन 19th century and the 20th century, women and non-propertied men organized a movement and they demanded equal political rights. See, they started a movement where they demanded equal political rights for women and poor men. वहाँ के जो लोग थे ना, तो लोग चाहते थे कि स्टेट्स थे, अलग अलग जो यूरोप के स्टेट्स थे, वहाँ उन स्टेट्स से लगाए हुए प्रतिबंध हट जाए गुड्स और कैपिटल्स में। यानी लोग चाहते थे कि स्टेट्स के लगाए हुए प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शंस गुड्स और कैपिटल्स से हट जाए और मार्केट्स को फ्रीडम मिले अपनी तरह से गुड्स और कैपिटल्स को सेट करने के लिए। यानी कि जो स्टेट्स थे वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे मार्केट्स में और कैपिटल्स में, और अच्छे से ट्रेड नहीं हो पाता था, अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पाती थी। तो वही लोग चाहते थे कि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हट जाएं। मर्चेंट्स जो होते हैं, मर्चेंट्स जो ट्रेडर्स होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। तो जो मर्चेंट्स होते हैं ना, वो जब 1833 में ट्रैवल करते थे तब उन्हें कॉस्ट्यूम बैरियर्स पर काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हर एक रीजन का, सोचिए, हर एक रीजन का, यूरोप में हर एक रीजन का अपना कॉस्ट्यूम होता था और अपना करेंसी होता था, जिसके वजह से जो बिजनेसमैन थे उन्हें बहुत तकलीफ़ें होती थी। तो वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हट जाए। ये इन सब चीज़ों का, जो रीजन में जो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स थे, उन सब का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास। इली यानी, देखिए, ELLE, इली यानी क्लोथ्स की मेजरमेंट्स। इली यानी क्लोथ्स की मेजरमेंट्स हर जगह अलग अलग थी। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है कि हर जगह अलग अलग मेजरमेंट्स, क्लोथ्स की अलग अलग मेजरमेंट्स। ये बहुत हार्ड होता था उनके लिए। देखिए, फ्रैंकफर्ट में देखिए हर जगह यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। तो फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। देखिए हर जगह अलग अलग मेजरमेंट्स है क्लोथ्स की। तो ट्रेडर्स को काफ़ी जायज़ सी बात है कि काफ़ी प्रॉब्लम होगा उन लोगों को। तो ऐसे कंडीशंस में उस टाइम यूरोप में ट्रेड बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो ट्रेडर्स और कमर्शियल जो क्लासेस थे उनको यूनिफाइड इकोनॉमी और यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए थी, जिससे कि वो कुछ मतलब जो ट्रेड है उनके लिए आसान हो जाए। तो उन्हें सब कुछ यूनिफाइड चाहिए था, सब कुछ यूनिटी में चाहिए था, सब कुछ मतलब एक साथ हो जाए, सारा जो मेजरमेंट है वो एक हो जाए, करेंसी एक हो जाए, कॉस्ट्यूम एक हो जाए, सब कुछ एक हो जाए। वो जो मर्चेंट्स थे वो ज़्यादातर यही चाहते थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। 1834 में प्रूशिया ने एक कस्टम यूनियन, जिसे ज़ोल्वेरन भी कहते हैं, फॉर्म किया,
जिससे ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया। तो प्रुशिया ने एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया जिसमें जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया। इस यूनियन ने तारीफ यानी टैक्स बैरियर्स को अबॉलिश किया और जहाँ जो करेंसीज थी, देखिए हर जगह अलग अलग करेंसीज थी, तो कितने सारे रीजन्स थे, उनमें से जो 30 करेंसीज थी, जहाँ इतनी सारी मतलब जो एक के बाद एक 30 करेंसीज जहाँ पर थी, वहाँ पर सिर्फ 2 रह गई। ये सब क्यों हुआ? जो प्रशिया ने जो कस्टम यूनियन जो फॉर्म किया था, जहाँ पे जर्मनी स्टेट्स भी जो आए थे, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। इन सब की वजह से 30 से घटकर सिर्फ 2 करेंसीज हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात थी उस टाइम उन लोगों के लिए, मर्चेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। रेलवेज जो थे, रेलवेज को भी काफ़ी फैलाया गया। जैसे इन सब चीज़ों की वजह से, जैसे करेंसीज घट गई, रेलवेज बढ़ गए, इन सब चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली ट्रेड आसान हो गए, मर्चेंट्स के लिए उनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। इस तरह लोगों के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म काफ़ी मजबूत हो गई। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हम लोग काफ़ी कम चीज़ें ही कर पाएंगे। तो ये सब देखिए, रेलवेज एक्सपांड होने के बाद, करेंसीज घटने के बाद, मर्चेंट्स का जब फ़ायदा होने लगा, तब कंट्री भी काफ़ी प्रॉस्परस होने लगी। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई लोगों के बीच। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म्स को बढ़ावा देने लगी और कंजर्वेटिज्म यूरोपियन गवर्नमेंट में बढ़ गए। सो यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म? तो इसका आंसर है, इट इज़ अ पॉलिटिकल philosophy that stressed the importance of tradition, established the institutions and customs, and preferred gradual development to quick change। यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे, जो स्लो डेवलपमेंट होता है वो। कंजर्वेटिव लोग स्लो डेवलपमेंट चाहते थे। वो मोनार्की, चर्च, हायरार्कीज, प्रॉपर्टी और फैमिली को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। पर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मॉडर्न चेंजेस है जो नेपोलियन ने यूरोप में लाई थी, वो इम्पॉर्टेंट थी और उनकी वजह से जो मोनार्की है वो तो और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। कंजर्वेटिव लोग मोनार्की चाहते थे और तब उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो नेपोलियन ने मॉडर्न चेंजेस किए थे यूरोप में, वो एक्चुअली में मोनार्की के लिए लाभदायक साबित हो सकती है, जो कि उन्होंने पहले ये रियलाइज़ नहीं किया था और वो लोग मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे। इन 1815 में यूरोपियन पावर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, वो वियनीज से जाकर मिल गए। वियनीज भी एक जगह है, वियना, तो उनसे जाकर मिल गए। एक ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निच, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निच ने कांग्रेस को होस्ट किया, उसे लीड किया। नेपोलियन ने यूरोप में जितने भी चेंजेस किए थे वो सारे खत्म हो गए। बाबन डायनेस्टी को फिर से पावर मिल गई, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ख़त्म हो गई थी। तो बाबन डायनेस्टी में बता दूं, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। बाबन डायनेस्टी आज के भाषा में कहा जाए तो वो काफ़ी दहशतगर्दी और जैसे हम उसे कहेंगे तानाशाही रूल था उस वक्त। मोनार्की में जो राजा रानी होते हैं वही थे बाबन डायनेस्टी में, और काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशान किया उन राजा और रानियों ने। तो बाबन डायनेस्टी जो थे वो फ्रांस के लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, और वहाँ के लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि बाबन डायनेस्टी फिर से फ्रांस में आए। पर कंजर्वेटिव्स के आने के बाद और
सारी चीज़ें होने के बाद बाबर डायनेस्टी फिर से वापस फ्रांस में आ गई। कंजर्वेटिव रिजीम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, यानी कंजर्वेटिव्स जो थे वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी लोगों को दबाने वाले लोग थे, कंजर्वेटिव जो लोग थे। और दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, यानी वो लोग खुद के बारे में कुछ गलत सुनना नहीं चाहते थे। कोई दूसरा उनके बारे में कुछ गलत कहता था तो उन्हें बुरा लग जाता था, तुरंत उन्हें गुस्सा आ जाता था, और वो ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकते थे। खुद के खिलाफ क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर सकते थे। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है। कंजर्वेटिव्स ने सेंसरशिप यानी ऑपरेशन, यानी जो चीज़ें उनको दबाती थी, सेंसरशिप यानी ऑपरेशन इम्पोज किया सोसाइटी में, यानी उन्होंने अपोज नहीं किया, उन्होंने इम्पोज किया। वो चाहते थे कि वो ऑपरेस करें लोगों को, ऑपरेशन आए फ्रांस में, ताकि उनके खिलाफ जो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स जो निकलते थे वो बंद हो जाएं। तो वो चाहते थे सिंपली कि जो उनके खिलाफ न्यूज़पेपर्स, जितने भी बुक्स थे, मैगज़ीन्स, प्लेज, गाने थे, वो सारे बंद हो जाए या फिर निकले ही ना, ऐसी कुछ चीज़ें वो चाहते थे, कुछ ऐसा हो। तो इसलिए उन लोगों ने जो ऑपरेशन था उन्हें सेंसरशिप, उसको दूसरे शब्द में हम लोग सेंसरशिप भी कहेंगे, तो वो चाहते थे कि सेंसरशिप आए, और उन्होंने सेंसरशिप लाया। फ्रांस में उन्होंने सेंसरशिप लाया। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि है द क्लब ऑफ थिंकर्स, यानी ये लोग सोच रहे हैं। ये जो भी है ना, आपको एकदम साफ साफ आपको पता चल जाएगा। द क्लब ऑफ थिंकर्स जो था ना, वो लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसकी ये डिपेंड करता है कि लोगों को लोगों की जो सोच है, उन लोगों की सोचने की जो क्षमता है, वो भी किसी दिन छीन ली ना जाए। इस पिक्चर में आप देखेंगे सबके मुंह में पट्टी बांधी हुई है, यानी किसी को बोलने का हक नहीं, किसी को सुनने का हक नहीं। अब लोग जो बैठे हैं द क्लब ऑफ थिंकर्स, जहाँ पे जो थिंकर्स बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उनको सोचने पर भी कब प्रतिबंध लगा दिया जाए, कब तक उन्हें सोचने की भी आज़ादी मिले। क्योंकि वो सोच रहे थे कि सब कुछ तो उनका बंद ही कर दिया, बोलना, सुनना, सब कुछ तो बंद कर दिया, वो कुछ कर नहीं सकते, अब सिर्फ सोच सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अब उनकी सोच भी कब ख़त्म कर दे, किसी को कुछ पता नहीं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रेस की जो फ्रीडम थी ना, जो प्रेस होता है जहाँ पर न्यूज़पेपर्स छपते हैं, तो उसे प्रेस कहते हैं। प्रेस की जो फ्रीडम थी वो कंजर्वेटिव्स ने लिमिटेड कर दी थी, और यही चीज़ लिबरल्स ने उठाई, यही मुद्दा लिबरल्स ने उठाया। यानी देखिए, प्रेस जो होता है ना, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में कंजर्वेटिव्स के खिलाफ कुछ ना छपे, इसलिए कंजर्वेटिव्स ने प्रेस की फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दी। अगर उनकी फ्रीडम इतनी है तो उनकी फ्रीडम कंजर्वेटिव्स ने इतनी कर दी, बहुत कम। और यही मुद्दा लिबरल्स ने उठाया। लिबरल्स कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल खिलाफ थे, उनका पूरा विरोध करते थे, उनको अपोज करते थे। लिबरल्स कुछ हद तक सही भी कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया प्रेस का। तो यहाँ पर एक और सब टॉपिक आता है, द रिवॉल्यूशनरीज। यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम भी मिलेगा। तो 1815 के एक्चुअली बाद में रिवॉल्यूशन रुकने के कुछ सालों बाद, या फिर आप सोचिए कि 1815 के बाद ऐसा कुछ माहौल था, कंजर्वेटिव्स ने ऐसा कुछ माहौल बनाया जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन रुकने के डर से लिबरल और नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, यानी वो छुप गए। अंडरग्राउंड होना यानी वो कहीं छुप जाना, जाकर किसी ऐसे जगह में जाना जहाँ पर कोई आ जा ना सके, कुछ सीक्रेट टाइप में, कुछ सीक्रेट प्लेस, कुछ एनेक्स्ड इसे बोलते हैं।
सो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली। आप जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, कुछ ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली जिसमें यूरोप में रिवॉल्यूशनरी आइडिया फैलाने का प्लान बनाते थे। वो चाहते थे कि यूरोप में रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ हो, जो लोग हैं यूरोप के, वो लोग उनके अंदर देशभक्ति जग जाए। तो वही सब लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए वो लोग प्लान्स बनाने लगे जब वो लोग अंडरग्राउंड हुए। तो काफ़ी देर तक वो लोग मीटिंग्स करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि यूरोप में जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ पाए। तो उस वक्त एक रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब है कि आप मोनार्की का विरोध कर रहे हैं। उस वक्त यूरोप में एक रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब ही था कि आप मोनार्की को अपोज कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ये उसका मतलब ही यही था। तो उनमें से एक रिवॉल्यूशनरी था जिसेप मैज़नी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसेप मैज़नी, जिसने जियोना में 1807 को जन्म लिया था। और उस वक्त वो सिर्फ 24 साल का था। जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त मैज़नी सिर्फ 24 साल का था। मैज़नी भी सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर था और लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। जितने भी लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर थे वो लोग ये मैज़नी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, समझदार था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गिसेप मैज़नी है बैठा हुआ। ये लोग सब मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स थे उन्होंने मैज़नी को ये दायित्व दिया कि वो यूरोप में नेशनलिज्म फैलाए और पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन जैसे स्टेट्स में नेशनलिज्म फैलाए। और जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में बनी हुई थी। सीक्रेट सोसाइटीज़ आपको जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में मिलते उस वक्त। तो जो मैज़नी की जो सोच थी उससे काफ़ी सारे कंजर्वेटिव्स डरते थे, मगर साथ ही साथ मैज़नी को भी ये डर था कि कोई उसकी सोच को बर्बाद ना कर दे, उसका जो प्लान है उसे बर्बाद ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें द रिवॉल्यूशनरी टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये द रिवॉल्यूशनरीज़। और आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में कुछ बताइए, उस वक्त के जो नेशनलिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरीज़ थे, उनके बारे में कुछ बताइए। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा गया है ये वीडियो और अगले टॉपिक में मैं अगले एपिसोड में अगले पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगी द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 और 1848 में। और अगर टाइम बचा तो मैं आगे भी आपका करा दूंगी। तो फ़िलहाल के लिए बाय बाय। और जो पार्ट 4 है उसके लिए वेट करिएगा, बिल्कुल बेशक आएगा कुछ ही दिनों में। और मुझे तो लगता है कि आप भूल चुके हैं कि लाइक मस्ट है मेरे वीडियो में, शेयर प्लीज़, कमेंट भी आप बिल्कुल करिएगा ही। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी बिल्कुल एकदम मस्ट है ये तो। और आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और मेरा ये नारा है तो, इफ़ यू वांट स्टे मोटिवेटेड, motivate me, subscribe to my channel, follow Sameeksha. Bye bye.